नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्यापार का नव क्लासिकल सिद्धांत में एक्सर ऑलिन का सिद्धांत। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, उसमें पढ़ेंगे हेक्सर ऑलिन का सिद्धांत। बड़ा अच्छा ही सिद्धांत है और वर्तमान समय भी ये काफ़ी लागू होता है और बेस है एक्सर ऑलिन का सिद्धांत। लगभग 100 वर्षों तक अर्थशास्त्री व्यापार होने को तुलनात्मक लाभ के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं कि कॉम्परेटिव या तुलनात्मक लाभ होगा 100 ईयर तक। लेकिन वे सभी अर्थशास्त्री ये नहीं बता पाए कि तुलनात्मक लाभ के उत्पन्न होने के कारण क्या है, कि आखिर में तुलनात्मक लाभ क्यों प्राप्त होता है। इसके बारे में ये अर्थशास्त्री नहीं बता पाए कि तुलनात्मक लाभ के मतलब किस वजह से तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। 20वीं सदी के पूर्व में स्वीडन एक यूरोप में देश है, उसके दो अर्थशास्त्री एलिएक्सर 1919 और बर्टिन ओहलिन 1933 ने सर्वप्रथम तुलनात्मक लाभ के होने के कारणों को स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे पहले अर्थशास्त्री ये तो कहते थे तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं कारणों को वो पहले के अर्थशास्त्री नहीं बता पाए। बाद में पॉल ए सैमुअल्सन और इनको विचारों को और परिष्कृत किया, किसके एक्सर और ऑलिन के, और दोनों के विचारों को उसने क्या परिष्कृत कर साधन अनुपात सिद्धांत फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी नाम दिया। सर्वप्रथम हेक्सर तथा बाद में उनके ही शिष्य बर्टिन ऑलिन ने लियो वालरा, विल्फ्रेड पेरेटो, गस्टव कैसल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित साम्य सिद्धांत जनरल इक्विलिब्रियम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया। साधन अनुपात सिद्धांत के अनुसार किसी राष्ट्र का तुलनात्मक लाभ का निर्धारण उसके प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त साधन उपलब्धता फैक्टर एंडोमेंट द्वारा होता है। वापिस दोहरा देता हूँ। साधन अनुपात सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लाभ का निर्धारण कैसा होता है, एक राष्ट्र को उसके प्रारंभिक अवस्था में जो साधन होते हैं उसकी उपलब्धता के द्वारा तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। एक्सर ऑलिन के सिद्धांत को आधुनिक व्यापार सिद्धांत भी कहा जाता है, जिससे क्लासिकल को लगभग विस्थापित कर दिया। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि एक्सर ऑलिन सिद्धांत ने रिकॉर्ड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को सर्वोत्तम अमान्य कर दिया, अपितु यह तो उसको ही आगे बढ़ाता है। नहीं, अमान्य नहीं है, उसको एक आगे उसके कदम है, उसके आगे की कड़ी है। वस्तुतः क्लासिकल तथा आधुनिक सिद्धांत परस्पर विरोधी नहीं है और रिकॉर्डर ने व्यापार का जो धरातल बनाया उसी को एक्सर ऑलिन ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। वापिस समझाना चाहता हूँ इस लाइन को कि जो बना क्लासिकल तथा आधुनिक सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। रिकॉर्डर ने व्यापार का जो धरातल बनाया ना उसी को एक्सर ऑलिन ने आगे बढ़ाया है, कोई नया दिया उसी में सुधार किया है। वस्तुतः दोनों सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक ही तरह की विवेचना प्रस्तुत करते हैं कि व्यापार में संलग्न वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक भिन्नता के कारण ही व्यापार होता है। यदि दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता है तो उत्पादकों के लिए यह लाभप्रद होगा कि वे तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तुओं का निर्यात और महंगी वस्तुओं का आयात करें। क्लासिकल अर्थशास्त्री इस प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे कि विभिन्न देशों में वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता के क्या कारण हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र की इसी कमी की पूर्ति ऑलिन ने की, अतः एक्सर ऑलिन सिद्धांत को क्लासिकल अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग पॉइंट कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए या हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऑलिन को अपने सिद्धांत की अधिक विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या के लिए उन्हें 1977 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया। एक्सर ऑलिन सिद्धांत न केवल वस्तुओं की लागतों के अंतरों को स्पष्ट करता है, अपितु वह व्यापार से होने वाले साधनों के प्रतिफल में परिवर्तनों को भी समझाता है। व्यापार में होने वाले साधनों के प्रतिफल में जो चेंजिंग है उसको भी एक्सर ऑलिन का सिद्धांत समझाता है। एक्सर ऑलिन के अनुसार एक राष्ट्र में वस्तुओं की कीमतों की सापेक्ष भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्वों में साधन उपलब्धता का एक प्रमुख तत्व है। कुछ राष्ट्रों में भूमि की प्रचुरता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना,
तो कुछ राष्ट्रों में जर्मनी और इंग्लैंड आदि में पूंजी की उपलब्धता सापेक्ष रूप से अधिक है। अतः जिस राष्ट्र में जो साधन प्रचुरता में मिलता है वहाँ उसकी सापेक्ष कीमत कम होगी। अतः उपरोक्त उदाहरण से भूमि की कीमत ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना में कम होगी, जबकि जर्मनी इंग्लैंड में पूंजी की कीमत कम पाई जाएगी, क्योंकि ये पूंजी तो जर्मनी और इंग्लैंड में ज़्यादा मिलती है और जो भूमि है वो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में ज़्यादा मिलती है। इस तरह चीन और भारत में श्रम की प्रचुरता है, वहाँ मजदूरी दर नीची होगी, लेबर ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष भिन्नता के लिए केवल साधन उपलब्धता की भिन्नता यद्यपि महत्वपूर्ण है परंतु पर्याप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त उत्पादन फलन में साधनों की गहनता का उत्पादन फलन में भिन्नता उत्पन्न होना इस लाइन को मैं वापस दोहराता हूँ कि साधन उपलब्धता की भिन्नता कीमतों में सापेक्ष भिन्नता के लिए होती है परंतु यद्यपि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अन्य जो कारण है उनमें उत्पादन फलन में साधनों की गहनता का भी भिन्न होना आवश्यक होता है। अर्थात साधनों के संयोग की भिन्नता के कारण उत्पादन फलन में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिसे हम उत्पादन फलन में साधन गहनता भी कहते हैं। साधन उपलब्धता तथा साधन गहनता दोनों ही एक्सरॉलिन सिद्धांत के अनिवार्य उपकरण हैं। दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो साधन उपलब्धता और एक साधन गहनता, दो अलग अलग चीज़ें हैं और यही दो टूल्स हैं, दो उपकरण हैं जिस पर एक्सरॉलिन सिद्धांत टिका हुआ है। अतः साधन उपलब्धता तथा साधन गहनता दोनों ही एक्सरॉलिन सिद्धांत के अनिवार्य उपकरण हैं, जिसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समझाया जा सकता है। परिभाषा देखते हैं कि सिद्धांत की परिभाषा क्या है। पॉल और क्रुगमैन मॉरिस ऑफशेटफेल्ड के अनुसार यह सिद्धांत विभिन्न देशों में पाए जाने वाले उत्पादन में विभिन्न साधनों के अनुपातों की परस्पर क्रिया पर बल देता है। विभिन्न देशों में पाए जाने वाले उत्पादन में विभिन्न साधनों के अनुपातों की परस्पर क्रिया पर बल देता है और साथ में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त इसके अनुपातों पर भी बल देता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत में मूलतः उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के अनुपातों के प्रभाव देखे जाते हैं। इसे साधन अनुपात सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत की मान्यताएं। क्या क्या सिद्धांत की मान्यताएं। एक्सरॉलिन व्यापार सिद्धांत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन मान्यताओं का अध्ययन किया जाए जिनके अभाव में सिद्धांत की व्याख्या तार्किक ढंग तथा व्यवस्थित ढंग से संभव नहीं होती। इस सिद्धांत की निम्न मान्यताएं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, इस बिना उसके मान्यताओं के हम लोग व्यवस्थित रूप में और तार्किक रूप में किसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकते, तो हमें इसकी मान्यताओं को आना ही चाहिए। मान्यता आएंगे तो ही हम इसकी व्याख्या कर पाएंगे। नंबर 1 है, ये जो मॉडल है एक्सरॉलिन का, उसमें 2 राष्ट्र हैं, 2 वस्तुएं और 2 साधन है। अर्थात ये 2x2 मॉडल है। 2 राष्ट्र, 2 वस्तुएं तथा 2 साधन। दूसरी जो मान्यता है, दोनों ही राष्ट्र उत्पादन में समान तकनीकी का उपयोग करते हैं। दूसरी मान्यता, टेक्नोलॉजी समान होती है। तीसरी है, दोनों ही राष्ट्रों में X वस्तु श्रम प्रदान और Y वस्तु पूंजी प्रदान है। नंबर 4, दोनों ही राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में स्तर प्रतिफल पैमाने पर कार्यरत है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल स्तर पैमाने के प्रतिफल है। नंबर 5, दोनों ही राष्ट्रों में उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण पाया जाता है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता। नंबर 6, दोनों ही राष्ट्रों में उपभोक्ता की पसंदगी समान होती है। उपभोक्ता समान प्रेफरेंस देते हैं वस्तुओं को। नंबर 7, दोनों ही राष्ट्रों में वस्तु और साधन बाजार में प्योर कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। नंबर 8, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के अंदर पूर्ण गतिशील है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णतः अगतिशील है। इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फैक्ट्रीज पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है, एक देश के अंदर पूर्णतः गतिशील है। नंबर 9, उत्पादन का साधन श्रम समान कुशलता का है, अर्थात विभिन्न श्रमिकों की कार्य कुशलता में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। नंबर 10, परिवहन लागतों, प्रशुल्क एवं व्यापार के स्वतंत्र आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं पाए जाते हैं। ट्रेड टोटली फ्री होता है, कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। नंबर 11,
दोनों राष्ट्रों में सभी साधन पूर्ण रोजगार अवस्था में पाए जाते हैं। और नंबर 12, दोनों राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन बैलेंस में होता है। इस प्रकार इसकी 12 मान्यताएं हमने आपको बता रखी और स्क्रीन पे भी दिखा रखी है कि मान्यताएं क्या क्या है। इनको नोट कर लीजिए, ये काम आएगी। इसी के द्वारा हम सिद्धांत को तार्किक रूप से उसकी व्याख्या कर पाएंगे और व्यवस्थित रूप से उसको समझ पाएंगे। अब हम इन मान्यताओं की थोड़ा और व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेंगे। मीनिंग देखते हैं कि इस मान्यताओं के क्या क्या अर्थ है, क्या क्या इसकी व्याख्या। नंबर 1 मान्यता है कि इसका आशय यह है कि दो राष्ट्र हैं, दो वस्तुएं और दो साधनों पर आधारित है, अतः रेखीय गणित से इसका अधिक स्पष्ट और सही चित्रण संभव है। और फिर यह प्रतिष्ठित सिद्धांत के अति संकुचित एक साधन श्रम आधार सिद्धांत का तोड़ प्रस्तुत करता है। पहले के सिद्धांत में हमने अभी एक ही श्रम को लेकर, एक ही साधन को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर 2 साधन लिए गए, तो थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म है, सुधार है। इसे बहुत सरलता से अनेक राष्ट्र, अनेक वस्तुएं, अनेक साधनों के रूप में बिना किसी सैद्धांतिक क्षति किए विस्तृत किया जा सकता है। मान्यता नंबर 2 का अभिप्राय है दोनों राष्ट्रों की उत्पादन तकनीकी तक समान पहुंची होती है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान तकनीक का उपयोग करते हैं, इसलिए यदि दोनों राष्ट्रों में साधन कीमतें समान है, तब दोनों ही राष्ट्रों में उत्पादन श्रम और पूंजी का उपयोग प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में बिल्कुल समान मात्रा में करेंगे। चूँकि साधन कीमतें सामान्यतः भिन्न पाई जाती हैं, अपनी लागत को न्यूनतम करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र उत्पादन में उस साधन का उपयोग अधिक करेंगे जो सस्ता होता है। तो सेकंड है कि समान टेक्नोलॉजी है दोनों ही राष्ट्रों में। नंबर 3 मैंने स्क्रीन पर भी इसको दिखा रखा है। एक्स वस्तु है जो श्रम प्रधान है और वाई वस्तु पूंजी प्रधान है। दूसरे शब्दों में एक्स वस्तु के उत्पादन में दोनों राष्ट्र श्रम का उपयोग और वाई वस्तु की तुलना में अधिक करते हैं। इसका मतलब ये है कि अधिक तकनीकी भाषा में ये कहें कि श्रम पूंजी अनुपात एक्स वस्तु के उत्पादन में वाई वस्तु की तुलना में दोनों राष्ट्रों में अधिक है। दूसरी ओर पूंजी श्रम अनुपात एक्स वस्तु के उत्पादन में वाई वस्तु की तुलना में कम है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि एक्स वस्तु का अनुपात दोनों राष्ट्रों में समान है। केवल अनुपातों दोनों राष्ट्रों में एक्स वस्तु वाई वस्तु की तुलना में कम है, अर्थात दोनों राष्ट्रों में एक में तो श्रम ज़्यादा है और एक में पूंजी ज़्यादा है। मान्यता नंबर 4 है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। दोनों ही राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं। इसका अभिप्राय देख लेते हैं ये कि यदि किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उस वस्तु का उत्पादन भी समान अनुपात में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक राष्ट्र में श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा को हम 10% बढ़ा देंगे तो उसे एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएं तो एक्स वस्तु का उत्पादन 10% बढ़ जाएगा। वापिस दोहराते हैं, एक्स वस्तु का प्रोडक्शन में श्रम और पूंजी की मात्रा को 10% बढ़ा देंगे तो एक्स वस्तु का उत्पादन 10% बढ़ जाएगा। ये होता है पैमाने के स्तर प्रतिफल। नंबर 5 है अपूर्ण विशिष्टीकरण। अर्थ है कि स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में भी दोनों राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है किसी एक वस्तु का उत्पादन करके विशिष्टीकरण प्राप्त, दोनों वस्तुओं का कुछ लेवल पर प्रोडक्शन वो करेंगे। विशिष्टीकरण इसका अभिप्राय यह हुआ कि दोनों राष्ट्रों में कोई भी राष्ट्र छोटा नहीं है। नंबर 6 उपभोक्ता की रुचि समान है। इसका आशय है कि दोनों राष्ट्रों में उपभोक्ताओं की मांग का प्रारूप समान होता है, जो दोनों राष्ट्रों में तटस्थ वक्र की आकृति में स्थिति में समानता को प्रदर्शित करता है। फलतः दोनों राष्ट्रों में एक सापेक्ष वस्तु कीमतें समान है। जैसा कि स्वतंत्र व्यापार में माना गया, तब दोनों राष्ट्र एक्स व वाई वस्तुओं का समान अनुपात में उपभोग करेंगे। मान्यता नंबर 7 है जो दिखा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होने का आशय यह है कि दोनों राष्ट्रों में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा दोनों वस्तुओं एक्स व वाई के विक्रेताओं के बाजार में स्थिति इतनी छोटी है कि वे बाजार में पाई जाने वाली कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता का यह भी अर्थ है कि दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमतें उत्पादक लागत के बराबर होंगी और किसी को भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। पूर्ण प्रतियोगिता का आशय इससे भी है कि समस्त उत्पादकों, उपभोक्ताओं और साधनों के मालिकों को देश के सभी विभागों और समस्त उद्योगों में पाई जाने वाली वस्तुओं की कीमतों तथा साधनों के प्रतिफलों के बारे में पूर्ण जानकारी, परफेक्ट नॉलेज होती है। नंबर 8 है साधन गतिशीलता। सभी साधनों की घरेलू बाजार में पूर्ण गतिशीलता, किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण अगतिशीलता, वापिस दोहरा रहा हूँ मैं, पूर्ण अगतिशीलता पाई जाती है। देश के अंदर श्रम और पूंजी को किसी भी स्थान और उद्योग में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्र फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता होती है, और वे उन स्थानों तथा उद्योगों में लगातार गतिशील होंगे जहाँ उन्हें अधिक प्रतिफल या लाभ प्राप्त होगा।
वो तब तक गतिशील होते रहेंगे जब तक कि सभी उद्योग स्थानों उद्योगों में इन प्रतिफलों में समानता न हो जाए। दूसरी ओर साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती, ताकि दो राष्ट्रों के बीच साधनों के प्रतिफलों में अंतर तब तक बना रहेगा जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो। दो राष्ट्रों के बीच में साधनों की गतिशीलता पाई जाती है और एक राष्ट्र के बीच में साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। नंबर 9, समान कुशलता। उत्पादन का साधन श्रम समान कुशलता वाला होता है, जिसका अर्थ यह है कि श्रम किसी भी उद्योग में किसी भी स्थान पर काम करे वह समान कुशलता से करता है, अर्थात श्रम की कुशलता में भिन्नता नहीं पाई जाती। सेम कुशलता होता है, सेम एजुकेशन, सेम उनकी बॉडी, इक्वल होते हैं, इक्वल वो काम करते हैं, इक्वल प्रोडक्शन वो देते हैं। पूर्ण स्वतंत्र व्यापार का आशय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ताकि उत्पादन में विशिष्टीकरण तब तक जारी रहे जब तक कि सापेक्ष वस्तु कीमतों में दोनों राष्ट्रों में व्यापार के साथ समान न हो जाए। मान्यता 11, पूर्ण रोजगार का आशय दोनों राष्ट्रों में दोनों साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और कोई साधन बेरोजगार नहीं है। मान्यता नंबर 12, संतुलित व्यापार का अभिप्राय यह है कि एक राष्ट्र के निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य के बराबर है और ये बात दूसरे राष्ट्र पर भी लागू होती है। एक्सल-ओलिन के सिद्धांत को समझाने में विश्लेषण के अन्य यंत्रों टूल्स ऑफ एनालिसिस के साथ दो यंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वे है साधन गहनता फैक्टर इंटेंसिटी तथा साधन उपलब्धता फैक्टर एंडोनमेंट। चूंकि एक्सल-ओलिन सिद्धांत को समझने में इन दोनों यंत्रों की आवश्यकता है, इसलिए अगले जो वीडियो में हम इन पहले दो टूल्स का अध्ययन करेंगे, साधन गहनता और साधन उपलब्धता का। धन्यवाद, नमस्कार।